पर द इशू इज कि जो मेरा बेसिक प्रोफेशन था गायनोकोलॉजिस्ट का, उससे मैं अभी भी जुड़ा हुआ। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो टीएंस का प्लेटफॉर्म है, जो एज ए गायनोकोलॉजिस्ट जो बहुत सारे चैलेंजेस मैं फेस करता था, बहुत सारे गायनिक प्रॉब्लम है। अगर आप सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग आमतौर पे सोचते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट का काम बच्चों के बर्थ से रिलेटेड या इस तरह से, ये नहीं। ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। फीमेल स्पेशल होती है क्योंकि उनको कुदरत ने, भगवान ने बच्चा जन्म देने की पावर दे रखी है, जिसकी वजह से सृष्टि, ये दुनिया चल रही है, दिस वर्ल्ड इज मूविंग। और इस वजह से उनके शरीर में कुछ स्पेशल ऑर्गन लगाए जाते हैं ताकि उनके शरीर में एक बच्चा जन्म ले सके, डेवलप कर सके, और वो उसको बर्थ दे सके, और उसके बाद उसको नर्स कर सके, उसको पाल सके। तो ये सारी चीजों की जो खूबियां हैं, उनको जो कुदरत ने दी है, उसके लिए उनको कुछ स्पेशल ऑर्गन दिए गए। अब जब स्पेशल ऑर्गन है तो स्पेशल बीमारियां भी होंगी। बट नाउ डेज अभी हम देखने में क्या आता है कि गायनी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा राइज पे हैं। अगर हम छोटी प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा राइज पे हैं। जैसे हम यूटीआई की बात करेंगे, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, पीरियड्स का इम्बैलेंस, पीरियड्स का जरूरत से कम होना। नॉर्मल पीरियड इज 20 to 30 ml से लेकर के 50 to 60 ml के बीच में, 24 आवर्स का फ्लो। लेकिन या तो उससे कम होना या ज्यादा होना, समय से पहले पीरियड्स का आ जाना या बहुत दिनों तक नहीं आना। 3 to 5 डेज नॉर्मली पीरियड्स लास्ट करना चाहिए, लेकिन 7 डेज या उससे ऊपर भी पीरियड्स चलते रहना या 1-2 दिन में ही खत्म हो जाना। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी या पीसीओएस, जब जिसको पीसीओडी को ही अभी पीसीओएस, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है, पीसीओडी के केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम एज, टीनेज गर्ल्स को बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, ओवेरियन कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, यूटेराइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इज ऑन ऑल टाइम हाई। 93%, ये WHO का डेटा है, 93% फीमेल का जो पहला, आज के डेट में 93% फीमेल का जो पहला बच्चा होता है वो 1 या 2 मिसकैरेज के बाद ही होता है। 37%, ये डॉक्यूमेंटेड डेटा है, 37% फीमेल को आईवीएफ का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि ब्लॉकेजेस के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। इमेच्योर यूट्रस या अंडर डेवलप्ड यूट्रस, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ये सारी चीजें, ये बहुत सारे प्रॉब्लम से जो बढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है, देयर आर वेरियस रीजंस। खान पान, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लाइफस्टाइल, खाने के पदार्थों में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स का होना, रेस्ट का कम मिलना, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, नींद की कमी, और मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल। उसके अलावा बढ़ते हुए पोल्यूशन से बढ़ता हुआ इन्फेक्शन। गायनी प्रॉब्लम्स के लिए जो मेजर, मुख्य तौर पे 3 चीजें जिम्मेदार, अगर हम इसको समराइज करें, पहला एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाला इन्फेक्शन, दूसरा बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस, वो मेटाबॉलिक, नॉन मेटाबॉलिक, किसी भी तरह के हो सकते हैं, और तीसरा सैनिटरी नैपकिन जो या टेम्पोन्स जो मार्केट से खरीद करके महिलाएं आज यूज करती हैं। सैनिटरी नैपकिन का यूज जैसे जैसे बढ़ा है, पीरियड से रिलेटेड समस्याएं बढ़ी है, गायनी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ा है, और कैंसर भी बढ़ा है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में, और मैं ये डॉक्यूमेंटेड डेटा बोल रहा हूं, रियल पिक्चर इससे कहीं ज्यादा बुरी हो सकती है। रियल पिक्चर इससे कहीं भी ज्यादा बुरी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसा केसेस हैं जो सरकार के रिकॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाते। हर 7 मिनट में, इन एवरी 7 मिनट, हमारे देश में एक महिला की डेथ केवल सर्विक्स कैंसर से होती है, हर 7 मिनट में। और ये मैं नहीं कह रहा, आप उसको गूगल करके पढ़ सकते हैं, WHO का रिकॉर्ड। और ये भी, ये 4 साल पुराना डेटा है, अभी ये और भी बढ़ गया हो। हमारे पास इतनी सारी चिकित्सा सुविधाएं हैं, इतने सारे हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर्स, इतने रिसर्च, इतने रिसोर्सेस, लेकिन बावजूद इसके
हम पूरी तरह से एक मामूली यूटीआई को भी नहीं रूट आउट कर पाते, थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाते, किसी को फाइब्राइड्स हो गए, किसी को छोटा सा सिस्ट हो गया ओवरी में या यूट्रस में, कोई छोटी सी गांठ हो गई, सर्जरी करके उस ऑर्गन को निकालने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। क्या हम वाकई में इतने मजबूर हैं? और ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? जैसे जैसे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल बढ़ा है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है? और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, अभी आपने जिन लोगों ने वीडियो देखा वो भी जानते हैं। अदरवाइज आप गूगल कर सकते हैं डायोक्सिन इन सैनिटरी पैड्स, आप गूगल कर सकते हैं हाउ सेफ इज माई सैनिटरी नैपकिन, आप गूगल कर सकते हैं कैन सैनिटरी नैपकिन कॉज कैंसर। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया में जितने यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और सर्विक्स कैंसर के केसेस होते हैं, आउट ऑफ दोज 70% आर कॉज्ड बाय मार्केट सैनिटरी नैपकिन, 70% आर कॉज्ड बाय डायोक्सिन। एक महिला के शरीर के अंदर, एक विमेन के बॉडी के अंदर डायोक्सिन जाए, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और ये रिसर्च में साबित हो चुका है। बहुत ही टेक्निकल इश्यू है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये रिसर्च में साबित हो चुका है और अगर ये इतना ही खतरनाक है तो इस पे सरकार बैन क्यों नहीं लगाती? तो इसमें कुछ टेक्निकल अड़ंगे हैं। जैसे सैनिटरी नैपकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकता तो मेडिकल स्टोर में है, लेकिन वो मेडिकल या हेल्थ कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं है, वो लाइफस्टाइल कैटेगरी का है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या क्या डाला गया है वो बताना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर वो डायरेक्ट नहीं भी डाला गया हो तो सैनिटरी नैपकिन जिस घटिया मटेरियल, क्योंकि सैनिटरी, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे हमारी जो मानसिकता है वो भी जिम्मेदार है। हमारी मानसिकता क्या है? पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, पीरियड्स होता क्या है, बहुत सारी महिलाओं को यही नहीं पता कि पीरियड्स होता क्यों है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो ये मान के चलते हैं कि भैया ये तो शरीर का बेकार खून है, गंदा खून है जो बाहर निकलता है, और सैनिटरी नैपकिन केवल उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसको एब्जॉर्ब करके इसको डस्टबिन में ही फेंकना है। तो जब इसको डस्टबिन में फेंकना है तो इसके पीछे ज्यादा पैसे क्यों खर्च किए जाए? इसलिए मार्केट में लोग सस्ता सैनिटरी नैपकिन ढूंढते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में ज्यादातर लोग सस्ता लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको बनाने वाले सस्ता बनाना चाहेंगे, वो और भी सस्ता करना चाहेंगे। कंपटीशन है, हर कंपनी सस्ता और सस्ता। कोई कंपनी 50 रुपए में बेच रही है तो दूसरी कंपनी चाहेगी कि मेरा ज्यादा बिके, इसलिए वो 40 रुपए वाला सैनिटरी नैपकिन लेके आएगी, तीसरी कंपनी 30 रुपए वाला लेके आएगी। तो वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे। वो मटेरियल जो रैग्स, जो चिथड़े गंदे कपड़े फेंके जाते हैं, रेयॉन से बनाते हैं, उसको साफ करने के लिए क्लोरीन बीच का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो क्लोरीन ब्लीच होता है, वो इस्तेमाल के दौरान, जब सैनिटरी पैड आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के दौरान जो हीट पैदा होती है, उस हीट की वजह से जो क्लोरीन का कंबशन होता है, उसकी वजह से डायोक्सिन गैस पैदा हो जाती है। यानी पहले से डाला नहीं, इस्तेमाल के दौरान डायोक्सिन बन गया। तो इस चीज पे बैन लगाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब अगर आपने बैन लगाने के लिए कोर्ट में अपील भी किया तो कोर्ट उस किसी भी ब्रांड के सैनिटरी नैपकिन को चेक करेगा, हो सकता है उस टाइम उसमें डायोक्सिन ना हो। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जब सर्वे करवाया था तो उन्होंने यूज सैनिटरी नैपकिन का भी सैंपल लिया और उसमें डायोक्सिन था, शुरुआत में नहीं था, तो वो इस्तेमाल के दौरान भी बन जाता। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट इशू, और हमारे देश में इन चीजों के ऊपर कितना कंट्रोल है आप जानते हैं। बहुत सारे अब्रॉड में, बहुत सारे, जैसे एफडीए ने बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन के ब्रांड्स बैन किए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऑल द कोर्ट में केस चल रहा है, पता नहीं, हो सकता है आपकी जिंदगी खत्म हो जाए उसके बाद उसका फैसला है। लेकिन हमें तो बचना है, हमें तो अवेयरनेस फैलानी है। इसके ऊपर मैं कई सेशन पहले भी ले चुका हूं, लेकिन आज ये जो प्रीफेस मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद जो मेरा बेसिक पर्पस है आज के सेशन का, वो ये है कि बहुत सारे फीमेल का बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते, बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते। खास तौर पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई गायनी रिलेटेड इश्यू हुआ, तो उनको नहीं पता है विच डोर टू नॉक। मोस्टली उनको क्या समझ में आता है, सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे सिस्टर से पूछ लिया, भाभी से पूछ लिया, मदर से पूछ लिया, किसी फ्रेंड से पूछ लिया, गूगल कर लिया। आजकल के जमाने में थोड़ा सा गूगल
भी एक डॉक्टर बन गया है, तो थोड़ा गूगल से पूछ लिया, इन सबसे अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, देन दे विल गो टू सम लेडी डॉक्टर इन फर्स्ट लेवल। ज्यादातर लोगों का अप्रोच होता है इन सम लेडी डॉक्टर। अब वो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है तो भी चलेगा, लेडी डॉक्टर है ना, लेडी डॉक्टर है। व्हाई? बिकॉज दे आर फीलिंग कंफर्टेबल टू टॉक टू अ लेडी। जब ये प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, गायनोकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज आए थे, तो लेडी डॉक्टर के पास चले गए, वहां गायनोकोलॉजिस्ट के पास चले गए, फिर वहां से जो केस हुआ उसके बारे में रेफर किया। कोई भी इश्यू है, कैंसर हुआ, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, कहीं कोई ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, कहीं कोई सिस्ट फॉर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है इसके ऊपर कोई जवाब नहीं होता। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर कोई जवाब नहीं होता। सर्जरी से ही क्यों ठीक होगा इसका ऊपर कोई जवाब नहीं होता। अब मान लीजिए कि किसी लड़की का जिसकी अभी शादी नहीं हुई, या बच्चे नहीं हुए, या जो और भी बच्चे चाहते हैं, एक ही बच्चा है, इन लोगों को अगर ऐसी नौबत आ जाए कि ओवरी या यूट्रस निकालना पड़े, तो ये कितनी बड़ी शर्मनाक विषय है मेडिकल का, साइंस का इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद भी। बच्चा नहीं हो रहा, आईवीएफ कराना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च होते, उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूट्रस का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है। मिसकैरेज के, एक तो कंसीव ना करने की प्रॉब्लम, मिसकैरेज के केसेस बढ़ रहे हैं। मिसकैरेज, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मिसकैरेज में और अबॉर्शन में, अबॉर्ट होने में। अबॉर्शन और मिसकैरेज में एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे मिसकैरेज नाम से ही क्लियर है, मिस और कैरेज ये दो वर्ड से मिलके बना है। जब कैरी नहीं कर पाता आपका यूट्रस बच्चे के वजन को, आपके यूट्रस के अंदर कितना वजन झेलने की शक्ति है। कई बार होता है ना, कुछ लोगों का 3-4 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, कुछ लोगों का 3-4 हफ्ते के बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो जैसे जैसे उस फीटस का साइज बढ़ना शुरू होता है, तो यूट्रस के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। अब आपका यूट्रस कितना प्रेशर, कितना वजन झेलने के लिए सुदृढ़ है, बना हुआ है, मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है कि अप टू 9 मंथ्स वो बेबी को कैरी कर सके, तो या तो मिसकैरेज हो जाएगा शुरुआती स्टेज में, अगर बहुत वीक है तो, नहीं तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। 7 महीने में, 8 महीने में बच्चा बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको यूट्रस कैरी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा क्यों होता है? यूट्रस क्यों कमजोर हो गया? उसके लिए भी बहुत हद तक हमारा सैनिटरी पैड जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि सैनिटरी पैड बनाया, क्वालिटी घटिया यूज की, मटेरियल घटिया यूज किया, केमिकल आया, उसको प्लास्टिक का लेयर लगा दिया ताकि कपड़ों में दाग न लगे, हवा की सर्कुलेशन बंद, हीट बढ़ गया, डायोक्सिन की वजह से हीट बढ़ा, और बॉडी की हीट बाहर नहीं जा रही है क्योंकि प्लास्टिक लगा दिया, तो हीट इतना बढ़ जाता है। उस ट्रेमेंडस हीट में जो भी 4 दिन 5 दिन आपको मार्केट वाला सैनिटरी पैड लगाते हैं, आपका पूरा ग्रोइन एरिया, जो आपका सर्विक्स रीजन है, उसके मसल्स को, उसके सेल्स को वो हीट मिलती रहती है। तो धीरे धीरे आपका सर्विक्स, आपका यूट्रस वीक होने लगता है उस हीट की वजह से। उस हीट की वजह से आपके ग्रोइंग रीजन का, आपके सर्विक्स रीजन का, यूट्रस का डीजेनरेशन होने लगता है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, लोगों की जानकारी क्लियर नहीं है, और वो भटकते रहते हैं। कई बार पैसे के लालच में भी मेडिकल प्रोफेशनल्स उनका एक्सटॉर्स, एक तरह से उनका शोषण होता है। कई केसेस जो बिना आईवीएफ के, जहां पे प्रेगनेंसी और एक सक्सेसफुल डिलीवरी पॉसिबल है, सिर्फ पैसे कमाने के लालच में कई बार उसको आईवीएफ के लिए छोड़ दिया जाता है। कई बार सर्जरीज प्लान कर दी जाती है जबकि विदाउट सर्जरी भी उसका निदान पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे ओवरीज में सिस्ट या गांठ की प्रॉब्लम हो, या फाइब्रॉइड्स हो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड, जिसको पूरी तरह से ठीक करना पॉसिबल है। जिंदगी भर लोगों को थायरोक्सिन, थायरोनॉर्म खिलाते रहते हैं। तो जो इस तरह की समस्याएं हैं, तो आज का एक सेशन मैंने स्पेशली रखना चाहा कि महिलाएं यहाँ पे आए और गायनोकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यू है दे कैन डिस्कस ओवर हियर। अगर यहाँ पे उसका परमानेंट कंप्लीट क्योर बताना पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ बताऊंगा, नहीं तो मैं उनसे अलग से कंसल्टेशन करूंगा। वो मेरे से फोन पे या वीडियो कॉल पे बात करके अपने रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे शेयर करके उसका परमानेंट सॉल्यूशन डाल सकते हैं।
तो जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं इस सेशन में, वो कृपया हैंड रेज करें जिनका कोई भी क्वेश्चन है गायनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, केवल जिन लोगों को गायनी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वही हैंड रेज करें। दूसरे प्रॉब्लम्स के, दूसरे हेल्थ इश्यूज के लिए मैं ये सेशन करूंगा फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को, उसमें मैं बाकी सारे हेल्थ इश्यूज लूंगा। आज अगर आपके पास या आपके किसी रिलेटिव में, आपके किसी प्रोस्पेक्ट में या किसी क्लाइंट में अगर कोई गायनी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कृपया अपना हैंड रेज करें। दिस सेशन इज ओपन नाउ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। काइंडली रेज योर हैंड्स, जो लोग भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, मैं उनको एक एक करके अनम्यूट करूंगा। नीला पटनी ने हैंड रेज किया है। नीला पटनी, आप अपना सवाल पूछ सकते हो और अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, मैं एक एक करके आप लोगों को अनम्यूट करना शुरू करूंगा। सबसे पहले नीला पाटनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। ज्यादातर लड़कियों का यही सवाल होता है कि लड़कियां 3-4 महीने में पीरियड में आती है और दूसरे दिन रात तक उसका पीरियड खत्म भी हो जाता है। 1.5 दिन ही पीरियड आता है। 3-4 महीने में, मतलब 3-4 महीने के गैप पे, राइट? हाँ हाँ हाँ। देखिए, इसके लिए कई वेरियस रीजंस हो सकते हैं। या तो अंदर उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, यूट्रस में या ओवरी में गांठ वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कोई फाइब्रॉइड, कोई सिस्ट वगैरह हो सकता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम हो तो भी ऐसा होता है, किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर उनके शरीर में खून की कमी हो तो भी ऐसा होता है। तो उसको क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इट हाँ। मस्ट इंक्लूड ओमेगा, जिंक एंड मल्टीविटामिन। ओके। और साथ में ओपीसी और बीसीएम की थेरेपी उनके लिए बहुत ही यूजफुल होती है। और पैड और पैंटी लाइनर, किसी भी तरह के गायनी प्रॉब्लम से अगर बचना है तो सबसे पहला काम करना है पैड और पैंटी लाइनर चेंज करा। पैड को चेंज करना, टीएंस का स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन उनको दीजिए, सो दैट वो डायोक्सिन से बच सके और जो घटिया मटेरियल यूज होता है मार्केट में पैड्स में, उससे बच सके। और जो प्लास्टिक की वजह से एयर सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फॉर्मेशन ज्यादा होता है और इन्फेक्शन होते हैं, उससे बच सके। और एक्सटर्नल, क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर फीमेल बाहर जाती है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस, मार्केट, और उनको शेयर टॉयलेट्स यूज करने पड़ते हैं। आजकल मॉल्स में या कहीं पे भी आप जाओ, ज्यादातर टॉयलेट्स वेस्टर्न स्टाइल है। अगर वहां पे साफ सफाई कर्मचारी होता भी है, जैसे कोई लेडी गई, अगर उसको मान लीजिए यूटीआई है, वो टॉयलेट पे बैठी, उसके बाद उठने के बाद उसने फ्लश भी कर दिया, लेकिन टॉयलेट का सीट तो हर बार क्लीन नहीं होता। उसके बाद कोई दूसरी फीमेल आकर के उसी सीट पे बैठेगी तो वो इन्फेक्शन को कैरी करेगी। तो इसीलिए डेली यूज में पैंटी लाइनर को इंक्लूड करना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन से कोई फीमेल बचना चाहती है। डेली यूज में पैंटी लाइनर इंक्लूड होना ही होना चाहिए। अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, कई लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 300-400 रुपए का खर्चा है महीने का, अगर पैंटी लाइनर डेली यूज किया जाए तो भी। लेकिन स्टिल अगर किसी के पास इतना भी पैसा नहीं है तो उसको दूसरे खर्चों में कटौती कर लेनी चाहिए, लेकिन इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि 90% जो बड़ी बड़ी, इवन कैंसर भी शुरुआत उसकी एक इन्फेक्शन से ही होती है। ओके मैम? सर, ओमेगा, जिंक और एफी। जी। ओके, थैंक यू सर।
नेक्स्ट आरती भाटिया मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे ही काफी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं आजकल। सर मैं पिछले 6 महीने से ही एरीज पैड और पेंटिलाइनर दोनों यूज कर रही हूँ, बट पिछले 3 महीने से मेरे पीरियड्स के टाइम पे मेरे ब्लड का फ्लो बहुत कम हो गया। इवन 1 या 1.5 दिन में मेरे पीरियड्स खत्म भी हो जाते हैं। आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 38 है। 38, तो अभी तो आप मेनोपॉज वाले रेंज में भी नहीं पहुंचे हैं। yes, आपका एचबी लेवल कितना रहता है? पार्डन सर? एचबी लेवल कितना रहता है? सर वो तो मुझे नहीं पता। मेरा वेट भी इंक्रीज होता जा रहा है बहुत ज्यादा। थायराइड मुझे है। मोस्ट लाइकली इट इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। इट कुड बी थायराइड और समथिंग। थायराइड टेस्ट कराया आपने? सर थायराइड टेस्ट कराया, थायराइड मेरा नॉर्मल आया इस बार। थायराइड नॉर्मल आया है? यस सर। आप उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहे? थायराइड था तो नहीं पहले आपको? थायराइड नॉर्म ले रही हूँ और उसके अलावा मैं ओमेगा लाइफ भी रेगुलर ले रही हूँ। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बीसीएम कर लीजिए कुछ दिन। ओपीसी, ओमेगा और एफई और जिंक, ये 4 चीजें ले लीजिए और पैड और पैंटिलाइनर को कंटिन्यू कीजिए। ये रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका मेनोपॉज का भी टाइम नहीं है और अगर थायराइड नहीं है तो ये उसी चीज से रेगुलर हो जाएगा। एक बार अगर आपने नहीं कराया है तो एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए लोअर एब्डोमेन, और अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है अल्ट्रासाउंड में तो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके सर, श्योर सर, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट हमारे साथ है वंदना सरदेसाई। अपने आप को अनम्यूट करें मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah. Hello, sir. Hello, doctor. Yes. I want to ask about recurrent vaginal infections. बार बार इन्फेक्शन होता है और ये ज्यादातर स्पेशली आफ्टर इंटरकोर्स होता है, तो व्हाट कुड बी द रीजन? अगर स्पेशली इंटरकोर्स के बाद अगर बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो इन दैट केस देयर कुड बी सम हाइजीनिक इशू विद द पार्टनर आल्सो। ओके, सो ऑन दैट फ्रंट आल्सो यू हैव टू चेक, अगर केवल इसी की वजह से होता है। अदरवाइज अगर रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में होता है तो एक बार अपने घर का टॉयलेट का जो हाइजीनिंग है उसका ख्याल कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने आपको इस मीटिंग में शामिल कराया उनसे पूछिए, आपको पता होगा टीएन्स का पैंटी लाइनर, जो स्मार्ट पैंटी लाइनर्स और स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। पैंटी लाइनर्स, बिकॉज जो मैं स्मार्ट पैंटी लाइनर, जो टीएन्स के स्मार्ट पैंटी लाइनर की मैं बात कर रहा हूँ, इट कम्स विद एम्बेडेड एक्टिव ऑक्सीजन एंड एन आयन चिप। ओके, अप टू 12 hours इट कीप्स रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो वहां पे अगर आपको ये, वो तो ऑक्सीजन की वहां पे हमेशा 24/7 सप्लाई बनी रहने की वजह से there won't be bacteria, so there won't be infection. And if infection happens due to some other reason, like you said, intercourse, then also that will get healed very fast. So you can use that, but you have to take care about that aspect also, that partner's hygiene. Okay. And sometimes it happens like oral hygiene is also important if oral sex is performed. So that also you have to consider. Yeah. And I have another question, because I've been having fibroids and cysts also. The cysts have disappeared after taking the medicines recommended by the gynec. Okay. So what are the reasons for the formation of fibroids? Fibroids are mostly due to hormonal imbalances. Okay. They're mostly, but that is not the only reason. Ovarian, you had fibroids in your uterus? Yeah, I have still. You they're still very have? small. Yeah, they're very small. Okay. So sometimes what happens, like pregnancy starts to take place, but sometimes it is not completed. Or sometimes it is called incomplete abortion, self-abortion in the first week itself or second week, first or second weeks. So there is a little delay, 10 to 15 days in periods, and then there is a heavy flow. So people don't take it as abortion, but it is like at times it is incomplete. Okay. So those residuals also causes some infection, and that converts into fibroids. Okay. 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 Thank you.
Anything else, ma'am? No, thank you, Okay. sir. Thank you, doctor. नेक्स्ट हैंड रेज है क्रांति वर्मा जी। क्रांति वर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जी। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा नेटवर्क सर, में मेरी आवाज आ हाँ, नेटवर्क में आके बात। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर जी, आवाज आ रही है? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी मेरे पास एक मतलब पेशेंट है सर जी, उनकी एज 40 से 42 के अबव है। तो उनका जो पीरियड है वो 2-3 महीने में कुछ बूंद करके आता है और उनकी आंखों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो उनकी नजर मतलब तो टाइम टू टाइम वीक होती जा रही है। तो उनके लिए सर क्या कर सकते हैं? ये 40 से 42 एज है, तो मोस्ट लाइकली ये भी हो सकता है कि वो अपना मेनोपॉज वाले फेज में पहुंच चुकी है। तो अच्छा सर। जो मेनोपॉज वाला जो एज होता है वो 40 से आजकल शुरू हो जाता है। पहले वैसे तो 45 प्लस में होता था पहले, बट सिंस आपको पता है कि अभी एजिंग फास्ट हो रही है लोगों की, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो गई है खान पीने की, लाइफस्टाइल की, उसकी वजह से। तो 40 के बाद शुरू हो जाता है मेनोपॉज वाला फेज। तो उस फेज में पीरियड्स का इम्बैलेंस होना, पीरियड्स का एबनॉर्मल होना नॉर्मल है, क्योंकि वो पीरियड्स के रुकने का टाइम होता है। पीरियड्स के रुकने का टाइम होने से 1-2 साल पहले का टाइम, और पीरियड शुरू होने के बाद जब शुरुआत होती है 12-13-14 साल की उम्र में, तो उस टाइम के 1-2 साल का टाइम इट इज नॉर्मल कि आपका पीरियड एबनॉर्मल हो। तो एक वो रीजन हो सकता है। फिर भी अगर इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो ये मोस्टली जो जब पीरियड शुरू होते हैं उस समय बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जब पीरियड्स बंद होने का टाइम आता है तब भी वो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए उनको थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट या फिर बीसीएम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा, जिंक, Fe+, मल्टीविटामिन और ओपीसी का सेवन कर सकते हैं। और पैड और पैंटी लाइनर तो है सर जी। ओमेगा, जिंक, Fe+ एंड मल्टीविटामिन। ओमेगा, जिंक, ओमेगा-3, जिंक, Fe+ यानी आयरन, जो फेरिटिन वाला आयरन है हमारा, Fe+ एंड मल्टीविटामिन। ओके सर, थैंक यू सर। सर जी एक और सवाल पूछ सकते हैं सर? हाँ जी, अगर गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है तो जरूर पूछ सकते हैं। जी सर। सर ये प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी है सर कि उनकी एज 40 ईयर है और उनका पीरियड जब आता है सर तो केवल 2 डेज मतलब 48 घंटे में खत्म हो जाता है सर। और फ्लो एक टाइम ज्यादा होता है, मतलब 1 मंथ कम आता है, 1 मंथ ज्यादा आता है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का केस है, उनको भी सेम ट्रीटमेंट दीजिए। सेम थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मुकेश देवी जी, अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी पूछिए। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि वो कंटेनर दिया, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। उसने उसको यूज किया तो बहुत ज्यादा जलन। आपकी वॉइस ब्रेक हो हेलो, रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, राइट? हाँ जी। एक मिनट सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, क्लियर। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बताइए। सर मैं ये कह रही, मैंने जिनको पैंटी लाइनर दिया ना उनको ये पहले फर्स्ट टाइम में उनको जलन करने लगा है। तो उन्होंने 2-3 दिन यूज किया, उसके बाद उन्होंने यूज करना छोड़ दिया। फिर उनका फोन आया तो बोलते कि मैंने उसको यूज किया तो एक जो मुझे उसमें जलन हो रही है उसको लगाने, तो यूट्रस में जलन, वो मतलब उसके क्या कारण हो सकते हैं सर, क्या बोले हम उनको? पैंटी लाइनर से यूट्रस में जलन तो नहीं होती सर। वो उनको तो हो रही है, कह रहे थे पहले। देखिए, तो 1000-2000 में एक आध लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट पार्ट में जलन होती है। बिकॉज जो हमारा पैंटी लाइनर है ये या तो उनकी जो स्किन होती है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, कई लोग कॉटन के लिए भी एलर्जिक होते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो एलर्जिक हो सकते हैं, या फिर वो जो एनायन रिलीज करता है, कुछ लोग एनायन के लिए भी एलर्जिक होते हैं। जिन लोगों का जो बॉडी है वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज होता है, जिनका स्किन, ये रेयर कंडीशन है, ये 2000-3000 में से किसी एक महिला के साथ होता है।
तो those who are having negatively charged skin, तो उनको जब anion के कांटेक्ट में वो आता है तो उनको शुरुआत के कुछ दिनों में ऐसे डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, बट इफ दे कंटिन्यू टू यूज इट, अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों के साथ होता है ना, या कभी कभार पर्टिकुलर आपको शूज पहनते हो तो आपको शू बाइट हो जाता है, बट इफ यू कंटिन्यू इट वो ठीक हो जाता है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। सर ऐसा मेरे साथ एक बार पहले भी हुआ था, तो मैंने भी उनको यही बोला था, भाई हो सकता है आप थोड़ा दिन और करके देखिए यूज इनको, तो आपको आदत पड़ जाएगी, आदत ही पड़ जाएगी, सूट भी करने लगेगा। हाँ, मैक्सिमम 7 to 8 डेज ऐसा डिस्कम्फर्ट लगता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अभी एक लेडीज को सर यूरिन इन्फेक्शन था बहुत ज्यादा, तो उसको हमने फर्स्ट टाइम दिया तो वो बहुत उन्होंने वो बोली कि मैं जैसे पहले जब बाथरूम जाती थी तो मैं करीब रात को मैं 10 बार उठती थी, लेकिन मैंने पैंटी लाइनर यूज किया तो मैं उसके बदले 20 बार जाने लगी। तो उसने 2-3 दिन यूज करके छोड़ दिया, बोली मेरा तो मतलब जो मैं जाती थी 10 बार बाथरूम, अब मैं जा रही हूँ करीब 20 बार। तो फिर मैंने अपने अपने उससे ही मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ना 2-4 दिन और करके देखिए। वो एक्चुअली 10 क्या है, दिन और उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, लोगों को गर्मी का, जब पैड लगाते हैं पीरियड्स के दौरान में, वहां पे गर्मी का एहसास होना, हीट फील होना नॉर्मल है। उसी में अचानक से अगर उसमें जो जब हमारे ब्रांड का कोई सैनिटरी नैपकिन या पैंटी लाइनर यूज करता है तो उसमें एक्टिव ऑक्सीजन होने की वजह से जब वो ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वहां पे ठंडक का, कूलिंग का एहसास होता है। तो ये भी इस कूल जो ठंडा सेंसेशन है उसके लिए कुछ लोग रिएक्टिव होते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि कुछ लोग एसी गाड़ी में या एसी बस में ट्रैवल करते हैं या एसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये भी वैसा ही केस है। कुछ देखिए, कुछ चीजों के प्रति लोग रिएक्टिव होते ही होते हैं, हर चीज। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल खाना जो हर कोई खाता है वो खाने से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को प्रोटीन ही बैन कर दिया जाता है, जबकि प्रोटीन हर किसी के लिए जरूरी है। तो दैट डजंट मीन कि प्रोटीन खराब हो गया ये, लेकिन कुछ एलर्जिक तो किसी भी चीज के लिए कोई भी हो सकता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ऐसे 1 or 2 केसेस आएंगे, धीरे धीरे उनको हैबिट हो जाती है, उनको भी वो चीज सूट कर जाती है। नुकसान ये किसी को पहुंचाएगा नहीं, बस वो उसके साथ एडजस्टमेंट का इशू होता है शुरुआत। तो सर फिर जैसे मैंने उनको बोला कि 10 दिन और यूज करिए, फिर उन्होंने धीरे धीरे 10 दिन, मैंने बोला चलो रात को आप भाई दिक्कत होती है उठने में, आप उसको दिन में यूज करिए। लेकिन उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खा रखी थी, उनको बहुत ज्यादा गर्मी थी यूट्रस में। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई आपकी जो गर्मी है यही निकल रही है। तो सर यकीन मानिए उन्होंने मेरे कहने से 10 दिन और यूज किया। अब उनको जैसे बहुत धीरे धीरे आराम पड़ने लगा, आराम पड़ने लगा। तो जी ये जी, बिल्कुल लगा यही होता लीजिए है, सर बिल्कुल उनका जो बिल्कुल ऐसा ही इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हो गया सर उनका। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट वी हैव अंजलि वालसान। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Anjali Valsan, please unmute yourself. Maybe Anjali Valsan is not getting my voice. So next, Abir Sheikh, please unmute yourself. Yes. Hello, ma'am. I'm not getting your voice properly. Can you move to a network reception area? Your voice is breaking, ma'am. Can you move to a better network area, please? Abir, ma'am, your voice is breaking. Can you move to a better network area, please? Your voice is not audible, ma'am. If it is not improving, then alternatively, you can type the message and send me. I will reply. Abir Sheikh has got disconnected. तो अकेला मैम उनको बोलिए फिर से कनेक्ट करने के लिए, और वो मैसेज में अपना क्वेश्चन लिख सकती है। नेक्स्ट इज एन शांता देवी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम।
I'm Santa from Imphal, sir. Okay. सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मेरी एक बहन है, उसमें पहले फाइब्रोइड था, बहुत जलन भी था, पेन वगैरह भी बहुत था, पर ऑपरेशन के बाद फाइब्रोइड निकाल दी। उसके बाद तो वो उसके यूट्रस में पीसीओ है, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो प्रेगनेंसी केस तो थोड़ा अच्छा तो नहीं रहेगा। पीसीओएस है उनको? हाँ, पीसीओएस यूट्रस में नहीं, ओवरी में होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सॉरी सर, वो ओवरी में है, तो उसको मैं क्या क्या देगा तो उसको ठीक लगेगा सर? उसको आप ओवरी के पॉइंट पे आप एक्यूलाइफ से थेरेपी कर सकते हैं। बीसीएम को आप स्टैंडिंग एंड सिटिंग दोनों पोजीशन में दीजिए, बीसीएम के ऊपर बिठा के, राइट जी, सिटिंग स्ट्रेट पोजीशन में। हाँ, एक तो स्टैंडिंग पोजीशन 10 मिनट्स और 10 मिनट्स सिटिंग ऑन बीसीएम। ओके सर। ओके, एंड देन ओपीसी, ओमेगा, जिंक एंड एफी प्लस। OPC, omega, zinc and Fe+. Okay, ma'am? Sir. Yeah, tell me. Hello, sir. ये कितने महीने तक तो वो खा सकती है ये? 4 to 6 months काफी होता है। तो इसके बाद तो सर वो पीसीओ का ठीक हो जाएगा क्या सर? हाँ, उसके बाद ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। Abir Sheikh, you can unmute yourself again. Please unmute yourself, Abir Sheikh. Yes, you can ask your question now. I can't hear myself. Yes. Hello, Doctor. Me? Yeah, I can hear. Tell me. Hello. Yeah, tell me. Yeah. Question is that how does ovarian cyst occur? And Okay. if the ovarian cyst is above 5 centimeters, then what could be the solution for it? It is polycyst, means multiple cyst or single cyst. Hello. It is multiple cyst or single cyst. Single cyst. Then it can be removed without surgery also. Ovarian cysts are mostly caused by hormonal imbalances. And there are some stress hormones. Mostly stressed, like those female who are having stressed life, or they are having like lifestyle issues like not fixed sleeping time, not fixed eating time, impaired eating habits. These things can trigger such hormonal behavior, which can cause multiple cysts in ovary. There is one more reason. There is a typical reason that is not much elaborated or researched in India, but in Europe and Western countries, like whenever a female starts to like menstruate, her ovary starts to form eggs, and that egg continue to discharge, like come out during periods. But when one female is subjected to that excitement, that is called like physical intimacy excitement or sexual excitement, or when she is subjected to first time of intercourse, after that the production of these eggs are increased in the body. But due to some reason, like maybe separation from the partner or divorce or any reason, if that stops suddenly, the production rate of eggs in the ovary is high, but the discharge rate from the body goes to zero, almost zero, suddenly. So that can also cause cyst in the ovary. Also, ovarian cyst is called chocolate cyst, if I'm right. Yeah, it is known as chocolate cyst also. Okay, and what could be the diet when such kind of a cyst is in your body? Diet. Kaun sa diet? Yeah. Low fat and low cholesterol diet. Okay. All right. Low fat, low cholesterol. And okay, like thank you. You need to avoid such food which are having preservatives.
Okay. And is there any kind of medicine for it? Yeah, if you want that, if you want to get rid of this cyst, such kind of cyst, chocolate cyst you call, or ovarian cyst or PCOS, whatever. So there are two therapies. One there is called equipment blood circulatory massager. Whoever has invited you to this session, she will explain you and send you the details. And one is electroacupuncture apparatus that is named as AccuLife. So by these therapies and using some cyst removing supplements, food supplements, that is named as OPC, omega and omega-3 fatty acids, because hormonal balancing is required. So omega-3 and zinc is required for that. So OPC is blood and cyst removal. It is used for blood purifying and cyst removal. So OPC plus some supplement, Omega Life and zinc. These three are required for that. Omega Life, OPC and zinc. Yeah, right. Oh, OPC. Okay, fine. Got it. Okay, thank you, doctor. Okay. Next, Anjali Valshan. If you are hearing me, then you can really unmute yourself. Anjali Valshan. Anjali Valshan has typed her question, wanted to ask about PCOD issues in future. Ma'am, you can unmute yourself. You can unmute and ask. I'm not getting properly that what you want to ask exactly, what you want to ask PCOD issues in future. So first of all, let me tell you that now, earlier it was named as PCOD, polycystic ovarian disease, but now the name has been changed a little. Now it is PCOS, polycystic ovarian syndrome. And when there are so many multiple tiny cysts, mostly non-cancerous. They are mostly non-cancerous, and they mostly don't convert to cancer. So such cysts are mostly Nabatean cysts. They are called PCOS. So what you want to know, how to avoid them in the future? You are unmuted, so you can ask now. Hello, sir. Yes, Anjali ma'am, you can speak now. So is there any issue in future? Yeah, I didn't get it properly. Can you speak a little louder, please? Is there any issue in future? Issue in future? Yeah. Issue for whom? Who is having PCOD? I'm having PCOD. See, if you are having PCOS, then you will be having troubled periods till the time you have this PCOS. And second thing, if you already have kids, then there is no issue on that front. But if you are planning to have kids in future, so PCOS can cause problems in that. Now my periods are regular. Your periods are regular? Yes. Then you are lucky. With PCOD, regular periods are really a good luck. Before last month it was on 30th, so this month it came on 2nd. No, it's not like it was 30th also this month. So this month is the timing is not irregular. Okay. But flow time, like how many days you are having that flow, or flow is more than normal, or flow is less than normal. How much time you take to change a sanitary napkin normally? Hello? Normally it's 4 pads. 2 times? Yeah. No, not 2 times. In 24 hours, how many pieces of sanitary pad you have to use? That's what 5. I want. 5. 5. Yeah. Okay, then relatively your periods are normal. And you are having kids? No, I'm not married. You are not married. Then you have to get rid of it, because if it is a starting phase, it will be easier for you to get rid of it now. But later on, you might having trouble. You might have trouble in conceiving. Next year I'm going to because get married. you can have follicular issues in your eggs. They won't be developed. Your eggs won't be developed properly because of this tenacious, because they will occupy most of the space in your ovary.
You have got cyst in both the ovaries? Yes, sir. Okay. Then you have to be careful about it. So I think Akila has invited you to the session. Yes, sir. Okay. So she'll explain you the treatment. Aculife therapy, BCM therapy, OPC, omega, zinc, and multivitamin. And other than that, sanitary napkin and panty liner you have to use. So she will explain you everything. And if you use that, you will get rid of it. Don't worry. Thank It can be permanently cured without any surgery. So don't worry about that. Thank you, sir. Okay. Okay. Next है हमारे साथ PNU. अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Okay. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everybody. Sir, I have a question. Actually, I have a friend who is 42 years, and she has her fibroid and worms removed at the age of 36, sir. Can you repeat it, please? Can you repeat it again? Sir, I have a friend who is 43 years. Okay. And she had her fibroid. She had fibroid, so the fibroid and her womb was also removed at the age of 36. Okay. So after that, she usually complains about burning sensation while urinating, and she also has body ache. So, sir, what is the reason? Does food affects it, or what may be the You mean to reason, say sir? her And uterus what has been supplement? removed? Yes, sir. Well, removal of uterus can trouble due to 3 reasons. One is that emptying of that space in the body. Second is hormonal imbalance issues. And third is something that has been used during surgery is not suitable for the body. Okay. Yes, and sir. other She than had that, like that, sir. Other than that, it could be normal UTI also. So it's not necessary that you have to relate it with that surgery. Maybe it started after that, and after that it continued because it was not cured properly. So as a first line of defense, you start using a pad and panty liner for her. Okay. Don't give her any medicine or supplements at first. Give her pad, panty liner, and just omega and multivitamin. Okay. If it doesn't help, then check her urinary tube, bladder, and kidney points. Because if this infection, like outer infection also, that vaginal infection also, if it travels through urinary tube and reaches bladder, or if it travels through urinary tube and reaches kidney, then it becomes long lasting. Then it becomes chronic. Then it won't go without internal treatment. So first try the external treatment by using pad and panty liner. If it doesn't help, then you have to check her with that Aculife. And if you find infection on these points, then we'll go for further invasive treatment. Sir, I have checked it. Both the kidney deficiency site, which is in the little finger, I've checked it. There is, I found a point. And even in the urinary tract also, I found the point that also, means sir. the infection has spread. So then in that case, you have to start OPC and cordyceps also. Okay. So how many cordyceps shall I give, sir? 1 capsule twice a day. 1 capsule twice a day. Yeah. And for cordyceps, two capsules, no, sir? Cordyceps, 1 capsule twice a day. OPC, 3 capsules every day, empty stomach. Okay. Sir, does any food affects it? Anything which can cause acidity and food high in salt. Yes. It can increase that UTI, urine infection. Oh, okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. N Santa Devi, अपने आप को अनम्यूट कीजिए again. Once more, good morning, sir. Yeah, good morning. Sir, अगर बॉडी में फाइब्रोइड है तो
कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा क्या सर? अगर फाइब्रॉइड है तो कंसीव हो पाएगा सर क्या? कंसीव होने में डिफिकल्टी होती है, इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कई बार कंसीव होने के बाद फाइब्रॉइड्स के साथ अगर आपने कंसीव किया है तो फिर जो फीटस का ग्रोथ होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके सर, but sir, I have given see, I've been checking OPC, omega, spirulina, zinc वगैरह सब लेती है 7 months before sir. Till now she have the first sensation of pain, पेन है, अभी तक तो चला नहीं, वो जलन वगैरह अभी तक है, तो कब तक ले सकते हैं सर? कितने टाइम से दे रहे हैं आप? 7 months before. और पैड और पैंटी लाइनर यूज किया है? हाँ सर। और एक बार किडनी और जो आपका यूरिनरी ट्यूब और ब्लैडर है उसका पॉइंट भी चेक कीजिए, अगर इन्फेक्शन वहां तक कैरी हुआ है तो थोड़ा आपको सप्लीमेंट्स में, ट्रीटमेंट में चेंजेस करना होगा। तो सर क्या क्या सप्लीमेंट चेंज करना पड़ेगा? आप पहले चेक तो कर लीजिए कहाँ कहाँ इन्फेक्शन है। ओके सर। सर, and one small question sir, one of my friends 47 years, she had been not coming for 2 months, the maturation might be she about, what's her age? 47 sir. 47, then she is in menopause era now, so it is normal to miss periods, prolonged periods, not getting periods for 5-6 months, then again suddenly getting periods. So it is normal in that age. If you want to normalize it, because everyone has got right to have that healthy life, so yes, ask her if she wants to get rid of these fluctuations and imbalances, then she should consume omega, zinc and multivitamin regularly, and she should use BCM also. Okay, thank you very much sir. Thank you. Okay madam. नेक्स्ट हमारे साथ है अंजू पटेल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम, आप अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए। अंजू पटेल जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए, आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही अंजू पटेल जी। जब तक अंजू पटेल जी की आवाज नहीं आती, हमारे पास मैसेज चैट में 2 क्वेश्चन आए हैं, मैं वो ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन है अबीर शेख का। अबीर शेख, आई विल अनम्यूट यू अगेन, एंड सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अगेन। Can ovarian cyst cause trouble in conceiving despite of having regular periods? So yes, I would like to explain that regular periods is what? Your ovary makes eggs. Those eggs travel through fallopian tube to uterus. When the male sperm enters, it tries to fertilize it. So in the meantime, in the what is the prescribed time, in that time, if it is not fertilized, the egg is not fertilized for any reason, then in that preparation, that endometrium has got developed thickness, a thick layer with the blood vessels and all. So when the eggs are not fertilized, then that endometrium starts to break, and that is the periods. That comes out and that periods bleeding. So eggs are not fertilized, then endometrium starts to break. So there could be 2 reasons. There could be basically three reasons that eggs are not fertilized, because when eggs travel to this uterus, maybe sperm did not come in time to fertilize it. Maybe sperm did not have capability to fertilize it, or maybe the eggs were not capable enough to get fertilized. Means there is a deficiency in the quality of eggs, and ovarian cyst can cause that. So despite of having regular periods, your eggs are not fertilized, so you can have regular periods. But if the reason for not fertilizing is
deficiency in the quality of eggs, then there'll definitely be there'll be trouble in conceiving. Doctor, your voice is breaking. Oh, maybe your network is poor. I was saying you get periods, regular periods. Doctor, could you just summarize it? Actually, the voice was breaking. Yeah, I'll summarize it. Having regular periods means your eggs are not fertilized, so endometrium breaks in time and you get periods. But eggs are not fertilizing, so the reason could be that eggs quality is not good. Eggs are not capable enough to get fertilized. Like if the sperm comes in time, everything is in order, sperm quality is good. But if the eggs quality is not good, follicular study is not up to the mark, in that case also fertilization is not possible. And these ovarian cysts can cause that. So despite of having regular periods, ovarian cyst can give you trouble in conceiving. So if you are having ovarian cyst, then that follicular study and the evaluation of your eggs quality is important. I think you got your answer. Next question in the messenger is SB. In the initial days, the color of period is normal, but gradually it gets darker and looks dark down. So is it normal? No, it is not normal. It is high. It indicates high progesterone level. So you have to work in, it's a hormonal imbalance. So you have to work on your hormones. You have to consume Omega Life, zinc, multivitamin, and Fe+. Next is Simin Khan. Hello, sir. I'm 23 years old, mother of 3 kids. My third one is 1.5 years old. For last 2 kids, I didn't have any problem, but after the third one, I feel a lot of head pain and weakness. Before my menses till the 3rd day, is it normal? Up to till 3rd day, and if the flow is regular and if it comes on time, it is normal. But if you are having regular headache after 3rd delivery, then can you please tell me that your 3rd delivery was normal or C-section? SB, please raise your hand so that I can unmute you and then can explain you. And Simin Khan, you can also raise your hand, please, so that I will unmute you. Okay, Simin Khan, unmute yourself. Yes, sir. All my 3 deliveries were C-section. C-section, okay. So sometimes what happens, the headache, when you are given that epidural, like spinal anesthesia, so if that is troublesome by even a 2 or 3% also, then it can cause some deformity in your cervical region also, cervical spine also, that compression. So that for that reason also you can have that headache. So whoever has referred you to come to this session, maybe Akila, so you can ask her to check your cervical spine and cervical. Do you have cervical problem also, that stiffness in the neck or cervical pain and all? Yes, the entire time, sir. So that is the reason. It's like there was some like mishap when you were given 3rd time this spinal anesthesia. So that has somehow altered the shape of your cervical spine. So that AccuLife therapy will help you. That Akila will explain you what is AccuLife therapy. And by that therapy in 2-3 months time, you will be all right. Don't worry. Thank you. Thank you so much, sir. Okay. Then SP, हाँ SP ने अपना hand raise कर लिया है. अपने आप को unmute कीजिए please. Okay. I'll check आपका question क्या था. आपका question था in the initial days the color of period is normal. हाँ, अगर आपका शुरुआत में पीरियड का कलर नॉर्मल है तो शुरुआत तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद डार्कर और डार्क डाउन कलर का ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. एस्ट्रोजन का लेवल कम होना या प्रोजेस्टेरोन का डोमिनेंस, प्रोजेस्टेरोन हाई होने की वजह से ऐसा हो सकता है. तो इस केस में आपको हार्मोनल बैलेंसिंग की जरूरत है. ये विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, ओमेगा 3 के डेफिशिएंसी भी हो सकता है,
तो आपको ओमेगा, जिंक, मल्टीविटामिन और Fe+, ये 4 सप्लीमेंट्स आप लेंगे 2-3 महीने तो ये ठीक हो जाएगा। How is it clear Okay, to sir. you? Thank you, sir. Okay. Yes, thank you, sir. Okay. अभी अंजू पटेल जी, एक बार आप फिर से बोलने की कोशिश कीजिए अपने आप को अनम्यूट करके। जी मैम बोलिए, आपकी वीडियो दिख रही है, आपकी आवाज भी, आप अनम्यूट भी हो चुके हैं, अब आप बोलिए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपके माइक में कुछ इश्यू है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप टाइप कर दो, चैट में अपना मैसेज टाइप कर दो, अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, मैं बता दूं। फिर से अंजू पटेल जी एक बार फिर से कोशिश कीजिए, अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर नहीं आ रही आपकी आवाज मैम, तो सॉरी। ओके, सो नाउ देयर बीइंग नो क्वेश्चंस, तो मैं लास्ट में आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो WHO की स्टडी है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, महिलाओं में होने वाले 70% गायनी हेल्थ इश्यूज का रीजन आज के डेट में सैनिटरी नैपकिन बन चुका है। तो जो लोग ये सेशन पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बोलूंगा, प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी खरीदते हो, साड़ी, कपड़ा और बहुत सारी चीजों के लिए आप गूगल पे बहुत सारा रिसर्च करते हो, ये आपकी सेहत का मुद्दा है, ये आपकी सेहत का मुद्दा है। एक बार गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए हाउ सेफ इज माई सैनिटरी नैपकिन, टाइप कीजिए डायोक्सिन इन सैनिटरी पैड्स, टाइप कीजिए कैन सैनिटरी नैपकिन कॉज कैंसर। आपको बहुत सारे रिसर्च मिलेंगे, उन सबको पढ़िए, घंटा 2 घंटा आप एक दिन अपने हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं। और मार्केट में मिलने वाले जो, चाहे वो कितना भी फेमस ब्रांड हो, उनसे बचिए। आप केवल WHO का जो एक सेट स्टैंडर्ड है कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से जो स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में केवल एक ब्रांड है जो WHO के स्टैंडर्ड को 100% कंप्लाई करके इस तरह के सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर बनाता है, वो है TNS एरीज ब्रांड। उसके बहुत सारे कॉपी और डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल है, तो उस कॉपी और डुप्लीकेट से बचने के लिए आप TNS के ऑथराइज्ड स्टोर या TNS के ऑथराइज्ड वेबसाइट या TNS के किसी भी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही वो पैड्स खरीदें। नहीं तो आप मिलते जुलते नाम वाले या मिलते जुलते पैकिंग वाले डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे और आपका हार्डली 50-100 रुपए का महीने का खर्चा बढ़ेगा अगर आप नॉर्मल मार्केट वाले सैनिटरी नैपकिन से TNS के एरीज स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन पे स्विच करते हैं। तो यानी अगर 100 रुपीज पर मंथ का भी एक्सपेंस आपका बढ़ता है तो इट विल बी लाइक 1200 रुपीज पर ईयर। इमेजिन अगर आप एक नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए भी साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो फीस, कोई टेस्ट उसने लिखा, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और मेडिसिन, ये सब मिलाकर के 2-3 हजार का तो खर्चा वैसे ही हो जाता अगर साल में एक बार भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। और अगर आप मार्केट में मिलने वाला सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको साल में कभी ना कभी गायनी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो UTI हो, इचिंग हो, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज हो, बैड स्मेल हो, रैसेस की प्रॉब्लम हो, और बाकी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो तो अलग है, वो तो बहुत ज्यादा खर्चा कराएंगी, बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। सोचिए अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गई, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो गया, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया,
तो लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। सिर्फ 1200 रुपया सालाना बचाने के लिए, वो भी बचता नहीं है, वो आप डॉक्टर को देके आ जाते हैं। साल में एक बार भी गायनी के पास गए तो उससे ज्यादा देके आ जाते हैं। तो बचा तो आप सकते नहीं हो, लेकिन ये दिमाग में लगता है कि अरे ये मेरा 70 रुपए का पैकेट है, मैं 160 रुपए का पैकेट, 180 रुपए का पैकेट क्यों खरीदूं। ये आपको लगता है कि ये तो 100 रुपए महंगा है। ये सिर्फ सोच है, सोच को बदलिए। जान है तो जहान है। एक कहावत है, सिर सलामत तो पगड़ी हजार। नथिंग इज ग्रेटर देन, लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, योर हेल्थ इज योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। यू आर बेस्ट, you are the best creation of the God, so you should use best product for yourself. अब खाना क्या घटिया खाते हो, कपड़े क्या घटिया ब्रांड के पहनते हो, तो फिर सैनिटरी पैड घटिया क्यों यूज करना है, एक बार सोचिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और कल या परसों ये सेशन पूरा यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, सो दैट आप अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने पहली बार ये सेशन ज्वाइन किया है, तो जिसने भी आपको ये सेशन देखने के लिए इनवाइट किया था, उनसे बाकी किसी चीज के बारे में पूछिए ना पूछिए, उनसे एरीज के स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर के बारे में जरूर 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 पूछिए। और जो मैंने बोला आपको उसके ऊपर रिसर्च जरूर कीजिए, गूगल जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।